हेलो दोस्तों, ये एपिसोड 2 है। अगर आपने इसका एपिसोड 1 नहीं देखा तो पहले एपिसोड 1 देख लेना, नहीं तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। एपिसोड 1 का लिंक आपको कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगा और आप चैनल पर विजिट करके भी देख सकते हो। अभी सेकंड एपिसोड की स्टार्ट होती है और हमें फिर से आयरन बॉर्न सिटी दिखाई जाती है, जहाँ पर एक नए कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है जिसका नेम जिंग जाओ होता है। जिंग जाओ एक एडवांस कंट्रोल सिस्टम के जरिए कुछ रेड क्रिएचर्स की बॉडी को एक्टिव करके उन्हें कंट्रोल कर रहा होता है। सीन कट होता है उन रेड पपेट लाइक क्रिएचर्स की तरफ, जहाँ एक आदमी को चीखने की आवाज आती है, मेरी जान बचाओ, ये रेड पपेट्स मुझे मार डालेंगे। उसके कहने की देर होती है कि रेड पपेट उस पर हमला करके उसे वहीं पर मार देते हैं। साथ ही हमें एक छोटे से डीमन जैसे लड़के को दिखाया जाता है जो जख्मी हालत में उसी जगह पड़ा होता है। ये वही लड़का होता है जिसने पिछले एपिसोड में कैप्टन पर अटैक किया था और उसे जख्मी करके वहां से फरार हो गया था। अब वो रेड पपेट्स उस लड़के के पास आते हैं और उनमें से जिंग जाओ की वॉइस सुनाई देती है। वो उस लड़के को ताइची कहकर बुलाता है, तुम्हें जो मिशन दिया था फिनिक्स बॉडी प्रोजेक्ट की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने का, क्या तुमने वो पूरा किया? उधर सब कैसा जा रहा है? ताइची धीमी कमजोर आवाज में कहता है, मिशन फेल हो गया, ब्लैक रोब माचा रोबोट भी डिस्ट्रॉय हो गया और जब मैं वहां से भाग रहा था तो मुझ पर भी अटैक हुआ था जिससे मैं भी जख्मी हो गया हूँ। जिंग जाओ गुस्से में बोलता है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, मास्टर को सिर्फ फिनिक्स बॉडी प्रोजेक्ट की इन्फॉर्मेशन चाहिए थी। तभी ताइची कहता है, वो कार्ड जिसमें पूरा डाटा था वो भी मुझसे खो गया। जिंग जाओ और भी ज्यादा फ्यूरियस होकर बोलता है, तुमने पूरे मास्टर के प्लान को बर्बाद कर दिया, अब तुम सिर्फ मरने के लायक हो। तभी ताइची बोलता है, लेकिन मैंने फिनिक्स बॉडी को देखा, और ये बोलकर वो बेहोश हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है, अब हमें एम्बर सिटी के बायोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट का इंटीरियर दिखाया जाता है। पूरे इंस्टीट्यूट में इमरजेंसी अलार्म तेज आवाजों के साथ बज रहा होता है। मल्टीपल सोल्जर्स हैवी गियर में हाथ में गन्स लिए इंस्टीट्यूट के उसी एरिया में जा रहे होते हैं जहाँ पर फिनिक्स बॉडी प्रोजेक्ट की मोस्ट सेंसिटिव डाटा स्टोर होता है। रिपोर्ट्स को पता चल जाता है कि कोई आ रहा है, वो ऊपर दीवार पर लटक जाते हैं। सोल्जर्स आते हैं, उस डोर को ब्लास्ट करके अंदर एंटर कर जाते हैं। जैसे वो लोग अंदर घुसते हैं, अचानक उनमें से एक रोबोट यूनिट एक सोल्जर पर सरप्राइज अटैक करता है। वो सोल्जर चीखता है, कैप्टन मुझे बचाओ, मगर रोबोट यूनिट उसे खत्म करके आइस ब्रीड से एस्केप कर जाता है। बाकी सोल्जर्स पर फायरिंग करते हैं, लेकिन दोनों रोबोट्स इनिशियल मोड में एक्टिव हो जाते हैं और फुल स्पीड से डिसअपीयर होने लगते हैं। फिर अचानक वो दोनों रोबोट्स वापस आते हैं और सभी सोल्जर्स को सडन अटैक करके सभी सोल्जर्स को खत्म कर देते हैं। वही दो यूनिट्स इंस्टीट्यूट के अंदर आगे बढ़ते हैं। उन्हें एक यंग गर्ल नजर आती है, मगर वो बिल्कुल केयर फ्री एटीट्यूड में बाज गेम खेल रही होती है। एक रोबोट यूनिट उस पर जंप करके अटैक करने जा रहा होता है, लेकिन वो लड़की सिर्फ अपनी आईज से उसे देखती है और उसी मोमेंट में रोबोट यूनिट क्रश होने लगता है और खत्म हो जाता है। दूसरा यूनिट ये देखकर भागने लगता है, लेकिन लड़की सिर्फ अपनी आंखों से उसे भी डिस्ट्रॉय कर देती है। ये लड़की बायोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर की पर्सनल असिस्टेंट होती है और दोनों रोबोट को क्रैक करके डायरेक्टर के पास जाती है। डायरेक्टर हेल इन मशीन्स को क्लोजली देख रहा होता है। लड़की बोलती है, इस बार मेरी कोई भी गलती नहीं थी। डॉक्टर हेल बोलता है, ये गैजेट्स तो काफी एडवांस है, ये बायोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट के अंदर कैसे है? लड़की जवाब देती है, ये उसी ओल्ड मैन के जरिए आए हैं जिसने सुबह चंगवाम चेक पोस्ट पर अटैक किया था। उस ओल्ड मैन को हेंशाई हंटर ने मार दिया था और उसे यहाँ पर भेज दिया था। इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट ने उसकी आइडेंटिटी ट्रेस की है, वो आयरन बोर्न सिटी का रेजिडेंट था। और मुझे याद है कुछ देर पहले एम्बर सिटी और आयरन बोर्न सिटी के बीच में एक ट्रेड वॉर होती। क्या ये सब आयरन बोर्न सिटी का काम है? डॉक्टर हेल कुछ सोचते हैं और बोलते हैं, ये गैजेट्स आयरन बोर्न सिटी की टेक्नोलॉजी तो नहीं लगती। लड़की पूछती है, तो फिर ये काम किसका है? डॉक्टर हेल कहता है, ये रोबोट यूनिट आमतौर पर डाटा स्टील करने या वायरस इम्प्लांट करने के लिए यूज किए जाते हैं। वो उन्हें एक एनालाइज सिस्टम के जरिए कनेक्ट करते हैं। सिस्टम एनालाइज करके बताता है, G23 हैंड मैजिक इन्फिल्ट्रेशन डिवाइस मैन्युफैक्चर है चाउ सिटी। इसका फंक्शन है ये डाटे को एक जगह से दूसरी जगह वायरलेसली ट्रांसफर करता है। डॉक्टर हेल थोड़ा शौक होकर बताते हैं, ये रोबोट्स बहुत पुराने हैं, तुमसे भी ज्यादा पुराने। लड़की डायरेक्टर को चिढ़ाते हुए बोलती है, मुझे लगता है ये उन अटैकर्स का असली मकसद था, हमारी बायोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट में घुसकर इन्फॉर्मेशन चुराना। डायरेक्टर दिल में सोचता है, फिनिक्स बॉडी के इन्फॉर्मेशन को कौन चुराना चाहता है? अभी सीन चेंज होता है और हमें जीजू को एक कुर्सी से टाइट रोप से बंधा हुआ दिखाया जाता है। उसके सामने एक हेंशाई हंटर खड़ा होता है। वो बैज दिखाते हुए गुस्से से कहता है, ये बैज तुम्हारे पास कहाँ से आया? यूयू बैज को देखकर बोलता है, वो मुझे वापस दो। लेकिन सोचे एक सॉलिड पंच यूयू के फेस पर मारता है, फिर उसको गर्दन से पकड़ लेता है, मैं दोबारा नहीं पूछूंगा। यूयू धन्यवाद में कहता है, वो मेरे मास्टर का है, उन्होंने दिया था मुझे, उसे मुझे वापस दो। ये हेंशाई हंटर एक्चुअली वाइस कैप्टन होता है 7th स्क्वाड का, जिसका नेम अर्ल होता है। अर्ल पूछता है, फीनिंग तुम्हारे मास्टर है? यूयू उनसे कहता है, हाँ तुम उन्हें जानते हो? अर्ल उसके फेस पर गन रख के गुस्से से बोलता है, तो बताओ फीनिंग अब कहाँ है? झूठ बोलो तो मैं तुम्हें यही खत्म कर दूंगा। यूयू बोलता है, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मेरे मास्टर वो लास्ट मंथ मर गए थे। यूयू बोलता है, तुम अर्ल हो ना? तब अर्ल बोलता है, तुम मुझे कैसे जानते हो? यूयू कहता है, मेरे मास्टर ने मुझे बताया था, दो लोग ही उनके बारे में केयर करते हैं हेंशाई हंटर्स में, एक स्कार फेस वाला है और एक अर्ल है। तुम्हारे फेस पर स्कार नहीं है तो तुम अर्ल ही हो गए। तब अर्ल अपनी गन यूयू के फेस से हटा लेता है और एक कुर्सी पर बैठ कर कहता है, तुम मुझे वो सब कुछ बताओ जो तुम्हें पता है। अभी हमें कुछ देर बाद कसम दिखाया जाता है। अर्ल यूयू से बोलता है, ये सब फिमिंग का ट्रेजर है, फिमिंग तुम्हारे साथ रहता था, तुम्हारे विलेज का नेम क्या था? यूयू कहता है, बाइतो विलेज। अर्ल बोलता है, क्या फिमिंग ने तुम्हें बताया था कि उसने हंटर्स का काम क्यों छोड़ा? मुझे पता है उसने तुम्हें नहीं बताया होगा, मुझे इस बात की उम्मीद नहीं थी कि वो एक डिसाइबर को ट्रेन करके यहाँ भेजेगा। तब यूयू खड़ा होकर रिस्पेक्ट से बोलता है, मुझे एक्सेप्ट कर दीजिए, मैं एंशे हंटर को ज्वाइन करना चाहता हूँ। तब अर्ल बोलता है कि तुम क्यों ज्वाइन करना है? यूयू के मास्टर ने उसे बताया था कि अगर वो तुमसे पूछे कि तुमने क्यों ज्वाइन करना है तो तुम बोलना एम्बर सिटी का सिटीजन बनना चाहते हो। तब अर्ल बोलता है, अगर तुम एम्बर सिटी का सिटीजन बनना चाहते हो तो पहले हेंशाई हंटर
बनकर 5 साल सर्व करना होगा। ये कोई आसान टास्क नहीं है, इसमें तुम्हें मरने के चांसेस 85% है। तब उसे अपने मास्टर की फिर से बात याद आती है। उन्होंने बोला था अगर वो तुम्हें डराने की कोशिश करें तो तुम बोलना एम्बर सिटी के सिटीजन हम सबसे जल्दी एंशियंट हंटर बन के ही बन सकते हैं, तो आप टेंशन ना लीजिए, मैं बहुत लकी हूँ, मैं 5 साल सर्वाइव कर लूंगा। बस हंसते हुए कहता है लगता है फेमी ने तुम्हें बहुत कुछ सिखाया है। तभी एक सोल्जर डोर को नॉक करके अंदर आता है और बोलता है टीम 9 के डिप्टी आए हुए हैं, डिफेंस मिशन देकर गए हैं। अर्ल कहता है ठीक है, अभी हमें वापस बेस पर जाना होगा। फिर वो जीजू से पूछता है तुम यहाँ अभी तक क्या कर रहे हो, अभी तक अपना खाना फिनिश नहीं किया। तब जीजू अपने खाने को बैग में डालते हुए बोलता है बस हो गया। वो बैग में खाने के साथ साथ उस चिप को भी डाल देता है जो ताइची से यूजू के पास गिर गई थी। फिर अर्ल उसे एक डिवाइस देते हुए कहता है कि इस पर लोकेशन देखो, ये हैंशाई हंटर के बेस की है, यहाँ 5 दिन में असेसमेंट होगा, अब तुम पर डिपेंड करता है कि तुम ज्वाइन कर पाते हो या नहीं। जीजू शुक्रिया कहता है। तब अर्ल उस वजह से कहता है कि इसे जाने दो, इस टेरर अटैक में इसका कुछ भी लेना देना नहीं था। फिर अर्ल जीजू से उसका नेम पूछता है। जीजू बोलता है मेरा नेम है जीजू। सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है फेशु एरिया। जीजू मैप को देखते हुए खुद से कह रहा होता है मैप पे तो लिखा हुआ है कैरिडोर से सीधा 3000 मीटर के बाद हंटिंग बेस आता है, कहीं मैं खो तो नहीं गया। तभी उसकी नजर कुछ रेड पपेट्स पर पड़ती है जो सीधा उसकी तरफ अटैक करने लगते हैं। जीजू तेजी से उनके अटैक से बचते हुए एक एरो निकालता है और वो की मदद से सीधा एक रेड पपेट के सर के पार कर देता है। पपेट दूर जा गिरता है लेकिन पीछे से एक और पपेट अचानक उस पर अटैक करता है। जीजू फिर से डोज करते हुए अपनी बो का इस्तेमाल करते हुए दूसरे पपेट को भी खत्म कर देता है। फिर उसकी नजर कुछ और रेड पपेट्स पर पड़ती है जो एक छोटे बच्चे को उठा कर लेकर जा रहे होते हैं। जीजू तुरंत एरो निकालता है और उन पर भी हमला कर देता है और चिल्लाता है उस लड़के को छोड़ो। सीन कट होता है और हमें 2 लड़कियां दिखाई जाती हैं। उनमें से एक अपने बैग से कुछ छोटी सी खाली बोतलें निकालती है और उनमें पपेट के ब्लड को भरने लगती है, साथ ही कहने लगती है आज कोई तो गड़बड़ है इन पपेट के साथ, कुछ ठीक नहीं लग रहा, इनकी तादाद कुछ ज्यादा ही लग रही है। दूसरी लड़की जिसका नेम इली होता है कहती है जगह चेंज कर लेते हैं। पहली लड़की जिसका नेम तांगशुक होता है तुरंत बोलती है इससे अच्छी जगह कहीं नहीं मिलनी, हम यहाँ ज़ोंबीज को इजीली मार सकते हैं। फिर वो एक काम की बात बताती है, लोगों ने बीमारी का इलाज करने के लिए नैनो रोबोट्स का गलत इस्तेमाल किया और जो लोग हद से ज्यादा ट्रीटमेंट लेते रहे वो ज़ोंबीज बन गए, ये पपेट्स का होम टाउन है। एली कहती है और कितने बचे हैं। तांगशु बोलती है बस 4 से 5 और फिर काम हो जाएगा। तांगशु मुस्कुराते हुए कहती है ये तुम्हारे लिए काफी है, मैं इन्हें रिफाइन कर दूंगी, फिर तुम्हें रिलीफ फील होगा, देखा कितनी समझदार हूँ मैं। इली उसका हाथ अपने सर से हटाते हुए बोलती है तुम मुझसे छोटी हो। तांगशु मजाक में कहती है यही से क्या फर्क पड़ता है, तुम मुझे आंटी बोल सकती हो। तभी अचानक एक जोरदार धमाके की आवाज आती है। दोनों दूरबीन के जरिए देखती हैं जीजू का पीछा कई सारे रेड पपेट्स कर रहे होते हैं। इली तुरंत कहती है मुझे उसकी मदद करनी होगी, लेकिन तांगशु बोलती है रुको जरा, तुम उसे देख नहीं पा रही, जिसके बैग में कुछ कीमती होगा। इली बोलती है तो फिर क्या। तांगशु बोलती है तो फिर अगर हम थोड़ी देर बाद जाएंगे तो सब कुछ हमारा हो जाएगा। इली उसे इग्नोर करके आगे चल पड़ती है। तभी तांगशु बोलती है तुम्हारी मदर ने मरने से पहले क्या कहा था, तुम्हें अपनी आंट की बात सुननी है। तब इली तांगशु से दूरबीन लेकर देखती है, वो उसके गले में हैंशई हंटर का बैग देखती है, ये हैंशई हंटर है। दूसरी तरफ जीजू लगातार उन रेड पपेट से अपने एरो से अटैक कर रहा होता है। वो अपनी इलेक्ट्रिक एरो से अटैक करता है, सभी रेड पपेट्स नीचे गिर जाते हैं, लेकिन उतने में ही और भी काफी सारे रेड पपेट्स आने लगते हैं। जीजू उन्हें देखकर अपने ब्लास्ट वाले एरो से उन पर अटैक करता है, जिससे एक जोरदार ब्लास्ट होता है और सभी पपेट्स नीचे गिर जाते हैं। वो पपेट्स फिर से खड़े होने लगते हैं। जीजू ये देखकर अपने एरो निकालने के लिए हाथ पीछे ले जाता है, लेकिन एरो पहले ही खत्म हो चुके थे। रेड पपेट उसकी तरफ बढ़ रहे होते हैं। वो ताची को देखकर कहता है लिटिल ब्रदर मुझे लगता है आज हम दोनों यही मरेंगे, मुझे लगा था मैं तुम्हें बचा लूंगा लेकिन सॉरी। तभी ताची की थोड़ी सी आंख खुलती है। वो बहुत हल्की आवाज में कहता है फिनिक्स बॉडी मैं तुम्हें अपने मास्टर को देना चाहता हूँ, और फिर से बेहोश हो जाता है। ये सब कुछ देखकर जीजू सोचता है क्या उसे अपनी फिनिक्स पावर का इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं, लेकिन उसके मास्टर ने उसे पहले ही कहा था अपनी पावर्स को बार बार इस्तेमाल मत करना, इससे तुम्हारी जान को भी खतरा है। जीजू कहता है अब मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। वो बोलता है पावर ऑफ ग्रीन फिनिक्स ओपन, लेकिन ये कहकर वो खुद ही बेहोश हो जाता है। तांगशु उसे गिरते हुए देखकर कहती है इससे क्या हो गया, और एली भी तब तक उसके पास से गायब हो गई थी। फिर हमें एक रेड पपी को दिखाया जाता है जो जीजू को जख्मी करने ही वाला होता है कि अचानक एक स्पेयर आकर सीधा उस पपेट के अंदर लगता है और एली की एंट्री होती है। सभी रेड पपेट्स एली पर अटैक करने के लिए भागते हैं, लेकिन एली उन सबको अपनी स्वॉर्ड से खतरनाक तरीके से काटने लगती है। फिर सब पपेट्स मिलकर उस पर एक साथ अटैक करते हैं, तो इली अपनी स्वॉर्ड की फुल पावर एक्टिवेट करके जमीन पर मारती है, जिससे एक इलेक्ट्रोमैग्नेट ब्लास्ट होता है और सभी पपेट्स दूर जा गिरते हैं। वो सब पपेट्स को खत्म करके एकदम स्टाइल में खड़ी होती है। तभी वहाँ तांगशु आती है और कहती है इस लड़की के पास तो सही में पेशेंस है ही नहीं। फिर वो यूयू के पास जाकर कहती है ये बंदा तो लगता है मर गया। इली बोलती है ये एक हैंशी हंटर है। तब तांगशु उसका बैग उतारने लगती है और कहती है सॉरी हंटर ब्रदर, मैंने तुम्हें बचाने की पूरी कोशिश की लेकिन नहीं बचा पाई। अब जब तुम मर गए हो तो इन चीजों को क्या ही करोगे, ये मुझे दे दो। वो ये सब कुछ बोल ही रही थी कि यूयू की आंखें खुल जाती है और वो कहता है तुम क्या कर रही हो। तांगशु उसे जिंदा देखकर डर जाती है और नीचे गिर जाती है, और यूयू इली की तरफ देखते हुए फिर से बेहोश हो जाता है। अब सीन चेंज होता है और हमें तांगशु को दिखाया जाता है जो यूयू का बैग ओपन करके उसमें से जो कुछ भी है देखने लगती है। तभी उसकी नजर एक चिप पर पड़ती है। वो कहती है इस तरह का प्रोडक्ट तो बहुत मुश्किल से मिलता है और ये बिल्कुल ब्रांड न्यू है, इसकी तो बहुत ही ज्यादा प्राइस होगी। वो चिप को साइड में रख देती है और बैग में से वो सामान देखने लगता है। अब हमें वही छोटा बच्चा
ताइची दिखाया जाता है जो बेहोश होता है। फिर एली को यूयू की आवाज सुनाई देती है। यूयू कहता है तुमने मेरी जान बचाई थी। तब एली पूछती है हाँ इसके साथ क्या हुआ था। यूयू फौरन उसके पास आता है और बोलता है क्या इसे होश आया। तब तांगशु बोलती है इसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसे रेड फेस जहर लगाया गया है, इसी वजह से इसकी ये हालत है। यूयू कहता है रेड फेस जहर ये क्या होता है। तांगशु बोलती है तुम्हें इसके बारे में कुछ नहीं पता, तुम इंसान ही हो ना। यूयू थोड़ा पीछे होते हुए फिर से कहता है ये रेड फेस जहर क्या होता है। तांगशु बोलती है जान के क्या करोगे, तुम्हें लगता है क्या मैं झूठ बोल रही हूँ। चलो मैं बता देती हूँ। रेड फेस म्यूटेड क्रिएचर्स होते हैं जिनका ओरिजिन अब तक किसी को नहीं पता। ये डार्क पपेट से भी ज्यादा खतरनाक होते हैं और ये रेड फेस जहर से इन्फेक्टेड होते हैं। ये बीमारी बाद में म्यूटेट होके और खतरनाक डिसीज बन जाती है जिसे लेप्टोसाइसिस कहते हैं। पर मुझे अभी और कुछ समझाने का मन नहीं है। ये कहता है तुम्हारे पास जरूर कोई रास्ता होगा इसे बचाने का, ये अभी बहुत छोटा है। तांगशु बोलती है मैं इसे बचा सकती हूँ, मैं इस वायरस को इसके ब्रेन तक पहुंचने से पहले रोक सकती हूँ जिससे ये बच जाएगा। लेकिन इस ट्रीटमेंट में आम लोग अपनी मेमोरी खो देते हैं, मगर इस तरीके से डिसीज जल्दी खत्म हो जाएगी। ये बोलता है तुम्हारा बहुत शुक्रिया। तांगशु कहती है ये मत सोचना कि ये ट्रीटमेंट फ्री में हो जाएगा, तुम्हें इसके पैसे देने पड़ेंगे, तुम ये चिप मुझे दे सकते हो क्या। ये कहता है ये क्या है। वो कहती है ऐसे मत बोलो जैसे ये तुम्हारी नहीं है। ये कहते हैं नहीं नहीं ये मेरी है, मैं तुम्हें ये चिप दे दूंगा, बस इसे बचा लो। वो बोलती है मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी, चलो तुम यहाँ से बाहर जाओ। तब एली तांगशु को देखकर बोलती है तुमने उससे झूठ क्यों बोला, ये मेथड सिर्फ इस बच्चे की टेम्परेरी लाइफ एक्सटेंड करेगा, तुम्हें भी पता है इस डिसीज का कोई इलाज नहीं। तांगशु कहती है तो क्या, हम बस लोगों को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस देना होता है, अगर मैं ये ना बोलती तो ये ट्रेजर मुझे कैसे मिलता। ये बाहर निकल कर बोलता है ये कौन सी जगह है। इली उसके पास आकर बोलती है ये मेरी सिस्टर का फ्लावर विलेज है। तब हमें फ्लावर विलेज को दिखाया जाता है जो कि काफी खूबसूरत होता है। अब सीन कट होता है और हमें आयरन सिटी के चेयरमैन को दिखाया जाता है जो जिंगजाओ से पूछ रहा होता है मुझे मिशन के बारे में बताओ कैसा गया। जिंगजाओ बोलता है वो कार्ड जिसमें फिनिक्स बॉडी का डाटा स्टोर था वो हो गया है, लेकिन उसने फिनिक्स बॉडी को देखा है। तब मिस्टर लूसीफर बोलते हैं अभी ताइची कहाँ है। वो बोलता है जिसने हमारे डार्क पपेट्स को मारा था वो ताइची को अपने साथ ले गया और हमारा ताइची से कॉन्टैक्ट भी हो चुका है। मिस्टर लूसीफर बोलते हैं ताइची को किसी भी हालत में वापस लाओ, चाहे इसमें तुम्हें जो भी करना पड़े। फिर लूसीफर एक सिस्टम के जरिए कुछ बंदों पर एक्सपेरिमेंट करना शुरू करते हैं और इसी सीन के साथ हमारा ये वाला एपिसोड खत्म हो जाता है। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आप लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा।